दिल्ली G20 सम्मेलन रविवार को समाप्त हो गया। 9 और 10 सितंबर को हुए इस सम्मेलन में कई ऐसे ऐतिहासिक समझौते हुए जो आने वाले दिनों में भारत समेत दुनिया के लिए काफी अहम साबित होने वाले हैं। इनमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के मेगा प्लान से लेकर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ब्रिटेन के साथ FTA पर वार्ता, ग्लोबल वार्मिंग और भारत की पहल पर दक्षिण अफ्रीका को G20 में पहली बार शामिल किया जाना जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। G20 सम्मेलन में भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी भी मिली। भारत ने चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने रेल, सड़क और जहाज मार्ग से यूरोप तक पहुंचने की एक विशाल कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार कर दी। लगे हाथ इटली ने भी BRI प्रोजेक्ट से हाथ खींचने का संकेत दे दिया। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन में जिस IMEC प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया उसमें भारत और मिडिल ईस्ट के साथ यूरोपीय देश भी शामिल हैं। क्या है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर? इसे प्रधानमंत्री मोदी के वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की तरफ बढ़ा कदम माना जा रहा है। इस कॉरिडोर के कई आयाम हैं। यह पूरी दुनिया को जोड़ने की दिशा में बड़ा फैसला है। इसके तहत भारत के पोर्ट को जल मार्ग के जरिए UAE से जोड़ा जाएगा। इसके बाद UAE को सड़क और रेल रूट से सऊदी अरब से जोड़ा जाएगा। इसके आगे यह जॉर्डन से जुड़ेगा और फिर जॉर्डन को सड़क और रेल रूट की मार्फत इजराइल से जोड़ा जाएगा। वहीं इजराइल से भूमध्य सागर से होते हुए यह इटली से जुड़ेगा और फिर इटली को सड़क और रेल रूट से फ्रांस से जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि चीन जिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट पर 10 साल से काम कर रहा है और पानी की तरह पैसा बहा रहा है, इस कॉरिडोर के फैसले से उसके मंसूबे पर भी पानी फिर गया है। चीन अब तक इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च कर चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि नया रेल कॉरिडोर चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम कसेगा। बाइडेन ने भी बताया इसे गेम चेंजिंग निवेश। इस कॉरिडोर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पूरी दुनिया के संपर्क और सतत विकास को एक नई दिशा देगा। आने वाले समय में यह भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के आर्थिक एकीकरण का एक प्रभावी माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब हम सभी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी पर पहुंच गए हैं, जिसका मकसद चीन की बेल्ट एंड रोड का मुकाबला करना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे एक गेम चेंजिंग क्षेत्रीय निवेश बताया। FTA पर ब्रिटेन से आश्वासन। G20 समिट में भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से काम करने पर सहमति जताई गई। इस मुद्दे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बयान जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि दोनों नेताओं के बीच FTA मुद्दे पर सार्थक बातचीत हुई है। बातचीत में इस समझौते के सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की गई। ये बताया गया कि इससे दोनों देशों के व्यापार को लाभ होगा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों के नेताओं ने आपसी हितों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर एक दूसरे के साथ विचार का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि दोनों देशों में मुक्त व्यापार को लेकर जल्द ही कोई समाधान निकल सकता है। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत आए थे। अफ्रीका बना G20 का अस्थायी सदस्य। G20 का अस्थायी सदस्य के तौर पर दक्षिण अफ्रीका का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह भारत की पहल से ही संभव हो सका है। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका G20 समूह का 21वां सदस्य देश बन गया। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से PM मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख अजाली ओस्मानी PM मोदी के गले लग गए। PM मोदी ने कहा कि G20 के परिवार के अस्थायी सदस्य के तौर पर अफ्रीकी संघ का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इससे G20 में ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत होगी। भारत की इस पहल का दुनिया भर से बड़ी सराहना मिली है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है, जो महाद्वीप की प्राथमिकताओं को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में रखने का अवसर प्रदान करता है। खास बात यह है कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन यूरोपियन यूनियन के साथ साथ चीन ने भी किया था। कनाडा में खालिस्तानी मुद्दे पर चर्चा।
G20 सम्मेलन में भारत को कनाडा में बढ़ते खालिस्तानी खतरे पर अपनी बात रखने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच खालिस्तान के खतरनाक मंसूबों को लेकर गंभीर चर्चा हुई, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दुनिया में शांति बनाने और ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए कनाडा कदम आगे बढ़ाने को तैयार है। इस दौरान कनाडा में भारत के खिलाफ बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों पर जब सवाल पूछा गया तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका देश शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन हिंसा को कभी भी बढ़ावा नहीं देता। उन्होंने कहा कि कनाडा कुछ लोगों की हरकतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस दौरान जस्टिन ट्रूडो भारत की प्रगति की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि हरेक मुद्दों पर दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने के ऊपर सहमत हैं। तुर्की भी भारत का हुआ मुरीद। तुर्की की गिनती भारत विरोधी देशों में होती रही है। वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर चुका है, लेकिन G20 सम्मेलन में भाग लेने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भारत की मेजबानी जमकर तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण एशिया में हमारा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था और कई दूसरे क्षेत्रों में भागीदारी और बढ़ने की संभावना है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर चिंतन। G20 में जो दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें क्षेत्रीय अखंडता, देशों की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, शांति और स्थिरता की रक्षा करने का आह्वान किया गया। इसी दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के दुष्प्रभाव पर भी चिंता जताई गई और एकजुट होकर इस दिशा में रचनात्मक पहल की जरूरत पर बल दिया गया। दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना के अनुरूप यूक्रेन में न्याय संगत और टिकाऊ शांति की पहल जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को कायम रखा जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण। G20 समिट में यूरोपीय आयोग ने सदस्य देशों से 2030 के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य तय करने का आग्रह किया। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में वन अर्थ सत्र को संबोधित करते हुए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित है, इसलिए इसका निदान भी इंसान ही कर सकता है। उन्होंने सदस्य देशों को याद दिलाया कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के अपने लक्ष्य से चूकने वाले हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी करीब आ चुका है। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि G20 समिट में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।